अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 15 बी, लेक्चर नंबर 15 का पार्ट बी। इसमें हमने करना है स्क्वायर रूट थ्योरम। ये आपकी जो बुक है ना उसके पेज 86 पे है, लेकिन वहां पे प्रूफ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मींस गिवन एस आपके पास जो है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। तो फिर वो कहता है देन मींस टू प्रूफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू यू। इस तरह का कि उसका स्क्वायर करने से एस होगा। ये तो मैंने रीड ही किया। अब दोबारा देखते हैं कि एक आपके पास गिवन है जो कि एस साहब है। एस साहब जो है ना पॉजिटिव डेफिनेट है। अब देख लें, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर नहीं पता व्हाट इज पॉजिटिव डेफिनेट फिर ये थ्योरम समझ आ ही नहीं सकता। तो आई एम श्योर कि पता होगा। अगर दिमाग से निकला भी हुआ है तो बेहतर होगा कि आप जाके देख लें लेक्चर नंबर 8 स्लाइड 3। लेक्चर नंबर 8 स्लाइड 3 पे डेफिनेशन उसकी मौजूद है कि व्हाट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर। ठीक है जी। फिर आता है जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो पता ही है कि उसका ट्रांसपोज वो खुद होता है। कहता है अगर एक टेंसर दिया हुआ है वो पॉजिटिव डेफिनेट भी है और सिमेट्रिक भी है, तो फिर एक और टेंसर एग्जिस्ट करेगा जो कि खुद पॉजिटिव डेफिनेट होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन यूनिक भी होगा। लेकिन सारा कुछ कहने के बाद ये कि उसका स्क्वायर करने के बाद एस आ जाएगा। वो ऐसा टेंसर होगा कि उसका स्क्वायर करेंगे तो एस आ जाएगा। और यू खुद क्या होगा? यूनिक, वन एंड ओनली वन। खुद क्या होगा? पॉजिटिव डेफिनेट। खुद क्या होगा? सिमेट्रिक। उसका स्क्वायर करने से क्या होगा? एस आ जाएगा। तभी इसको कहते हैं स्क्वायर रूट थ्योरम। देखें ना, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। आप कहते हैं 2 जो है जी वो स्क्वायर रूट है 4 का, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी तरह से इसको स्क्वायर रूट थ्योरम कहते हैं। अब एक चीज नोट कर लें, आपने ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ में 4 चीजें प्रूफ करनी है। यहाँ पे देख लें, यू साहब जो हैं इनको प्रूफ करेंगे हम पॉजिटिव डेफिनेट भी हैं। यू साहब को हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक भी हैं। यू साहब को हम प्रूफ करेंगे कि उनका स्क्वायर करने से एस भी आता है। यू साहब को प्रूफ करेंगे कि वो यूनिक भी हैं। ये दोबारा सुन लीजिएगा, 4 चीजें प्रूफ करनी है। पॉजिटिव डेफिनेट, सिमेट्रिक, यूनिक और उसका स्क्वायर करने से एस आता है। अब आगे चलते हैं। ये लीजिए, यहां से प्रूफ शुरू हो रहा है। वो कहता है एस क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक है तो उसको स्पेक्ट्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है, या उसकी स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन की जा सकती है, या उसकी स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। और ये सारे का सारा कहां से आ रहा है? पिछला लेक्चर 15A वहां पे आपने किया था। और व्हाट इज स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन या व्हाट इज स्पेक्ट्रल फॉर्म? कि एक सिमेट्रिक टेंसर है उसको लिखना इन टर्म ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक हो गया जी। ये थी जी स्पेक्ट्रल फॉर्म। यहां तो अब डायरेक्ट लिखी हुई है, मैं नहीं चाहता इसका रटा लगे। दिमाग से निकला हुआ है तो 15A रिवाइज कर लें। ठीक हो गया। और ये यहाँ पे थोड़ी जरा कटिंग हो गई थी, इसलिए यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। ये चीज है, समेशन फॉर्म में है आई इज इक्वल टू 1 to 3। यहाँ पे लेमडा आई एन आई टेंसर एन आई। और जो लेमडा आई है ये तो है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। अब आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव आइगन वैल्यूज सिमेट्रिक टेंसर की। ये टेंसर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट भी है। ये टेंसर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट है। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर पिछला क्लियर है तो ये कुछ भी नहीं है। आपने बकायदा प्रूफ किया हुआ है कि जो पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर होता है उसकी आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती है। अब ये कहां प्रूफ किया हुआ है? ये आपने प्रूफ किया हुआ था लेक्चर नंबर 8 स्लाइड 4। लेक्चर नंबर 8 स्लाइड 4 उस पर प्रूफ किया था जो पॉजिटिव डेफिनेट आंसर होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती हैं। इसलिए लिखा हुआ है लेमडा आई आपके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं। ठीक हो गया जी। तो ये स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन है। ये ना सिर्फ एक सिमेट्रिक टेंसर की है जो कि होती ही है, इसके अलावा पॉजिटिव डेफिनेट की भी है। यानी कि ये जो आइगन वैल्यूज हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। और ये जो n1 n2 n3 ये सारे आइगन वेक्टर्स हैं। किसके? s के, क्योंकि वो सिमेट्रिक टेंसर भी है। और ये सारे के सारे आइगन वेक्टर्स के हैं ऑर्थो नॉर्मल। ये सारा मैं आपका 15A रिवाइज करा रहा हूँ, ये वहां पे हुआ था। बहरहाल यहाँ पे वो कह रहे हैं NIR यूनिट आइगन वेक्टर्स। यस, नॉर्मलाइज कहते हैं। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब यही है। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब यही है कि उन सब की लेंथ 1 के बराबर है और आपस में सारे परपेंडिकुलर हैं। या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब है कि n1 n2 n3 आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब वो कहता है कि इस टेंसर को डिफाइन करें। देखिए, अब ये लगता है जी मारा तुक्का, लेकिन आपको लॉजिक सारी पता लग जाएगी। एक और टेंसर हम डिफाइन कर रहे हैं और इस टेंसर में और एस में क्या फर्क है? यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज थी आपके पास थी लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसकी जो आपके पास आइगन वैल्यूज है अंडर रूट लेमडा आई है। यानी कि अंडर रूट लेमडा 1 अंडर रूट लेमडा 2 अंडर रूट लेमडा 3 आइगन वेक्टर्स वही है।
ये आपके पास है। अब थोड़ी लॉजिक पता लग गई होगी क्यों हमने पॉजिटिव डेफिनेट का, पॉजिटिव डेफिनेट था तो यहाँ पे आपके पास जो है आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव थी, तभी अंडर रूट ले लिया। नेगेटिव का तो अंडर रूट नहीं होता, हम कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या आयोटा वगैरह तो नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पे देख लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, और जो मैंने आयोटा कह दिया, अगर किसी को नहीं पता तो आयोटा असल में अंडर रूट -1 होता है, उधर मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव था इसलिए इसका आपने अंडर रूट लिया। एक और चीज ध्यान से सुन लें, स्ट्रिक्टली ये पॉजिटिव अंडर रूट है, पॉजिटिव अंडर रूट है। देखें गलती ना हो जाए, अगर लेमडा आई की सपोज करें वैल्यू 4 है तो अंडर रूट 4 2 लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है, -2 नहीं लिखना। ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव अंडर रूट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब ये टेंसर साहब एक आ गए हैं। हाँ, इसके बाद मैं जरा बता दूं, जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, नोट्स थोड़े से मैंने चेंज किए हैं, है वही, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ज्यादा आसान करने की कोशिश की है। तो जो आपके पास नोट्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, और यहाँ से आई एम श्योर कि और इजीली समझ सकते हैं। और जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो यही लेक्चर कंटिन्यू करें, सिर्फ उनके पास नोट्स ही नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। होपफुली आगे जिस तरह से लेक्चर बना दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, अब मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल होंगे और जो डायरेक्ट नहीं है वो भी इंशाल्लाह ताला कंफर्टेबल होंगे। आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये चीज यहाँ पे समेशन के बगैर लिखा गया है, और मैं वही कहूंगा कि अगर ये चीजें दिमाग से निकल गई हैं तो देखें, यही तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। 15A लेक्चर भी देख लें, समेशन तो समझाने के लिए यहाँ पे लगाई थी, इसका मतलब भी समेशन ही है, इसका मतलब भी समेशन ही है, आई पे समेशन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बनती है जी मैट्रिक्स फॉर्म। अब देख लें ये चीजें कैसे पता लग रही हैं, ये थे बेसिस। अब यहाँ पे देख लें, ये अगर समेशन है तो यहाँ पे देख लें इस तरह की टर्में आती हैं। अगर इसको मैं खोल के लिखूँ ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट लैम्डा 1 n1 टेंसर n1 प्लस अंडर रूट लैम्डा 2 n2 टेंसर n2 प्लस अंडर रूट लैम्डा 3 n3 टेंसर n3। लेकिन अब यहाँ पे देख लें ये बेसिस है। रिकॉल कर लें जब आपने टेंसर्स शुरू किए थे, जब आपने टेंसर्स शुरू किए थे तो था t टेंसर इज इक्वल टू टी आई जे ई आई टेंसर ई जे। तो वो ई आई टेंसर ई जे था ना, तो बेसिस क्या बनते थे, कभी E1 टेंसर E1 बन रहा है, कभी E1 टेंसर E2 बन रहा है। ये पहला वाला शो करता था रो, ये वाला शो करता था कॉलम, लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है जो रो है वही कॉलम है। तो यहाँ पे आपके पास 1 1 एंट्री आएगी, 2 2 एंट्री आएगी, 3 3 एंट्री आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री आएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री आएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री आएगी। बाकी सारे जीरो हैं। क्यों? यहां से नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है, क्योंकि ये एन आई टेंसर एन जे नहीं है, ये एन आई टेंसर एन आई है। ये मतलब नहीं है कि एन आई टेंसर जो है आपके पास एन जे, या उसमें आप ये कर लें n1 टेंसर n2 जीरो हो गया। नो, बेसिस वेक्टर कभी जीरो नहीं होते, उसका कोफिशिएंट जीरो है। यहां से नजर आ रहा है। ये आपके पास वैसे तो पता है आपको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो ये आपके पास कंपोनेंट कौन सा बनता है इस टेंसर का, जैसे कहते हैं ना आई जे, तो ये बनता है 1 3 कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। लेकिन वो बनता है आपके पास n1 टेंसर n3, यहाँ पे क्योंकि नजर नहीं आ रहा, उसका कोफिशिएंट जीरो है, तो ये आपके पास या कंपोनेंट जीरो है, ये जीरो हो गया। इस तरह से यहाँ पे देख लें, जब इसको करते हैं 2 2 तो आता है अंडर रूट लैम्डा 2, ये लिखा हुआ है। इसको करते हैं 3 3 तो आता है अंडर रूट लैम्डा 3, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर 1 1 कर लें तो अंडर रूट लैम्डा 1, बाकी सारे जीरो हैं। उम्मीद है ये पता लग गया होगा, ये तो पिछले लेक्चर में भी हुआ था। अब अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं इसका, तब भी तो वही रहेगा। लीनियर अलजेब्रे की चीजें हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो खुद ही होता है। ये देख लेना, ये फर्स्ट रो है, वही तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये तो सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो है, वही तो थर्ड कॉलम है। तो ट्रांसपोज लेके क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे देख लें, ये यू की थी मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है जी, यू ट्रांसपोज की भी मैट्रिक्स फॉर्म यही है। जब दोनों सेम हो गई हैं, यानी कि ट्रांसपोज की भी मैट्रिक्स फॉर्म यही है, यू की भी वही है, या एक जो आपके पास टेंसर है उसका ट्रांसपोज वो खुद ही है, तो इसका क्या मतलब निकला, लिखा टी इज फॉर ट्रांसपोज। ये आपके पास हो गया सिमेट्रिक, यू सिमेट्रिक हो गया। देखें कितना सिंपल प्रूफ किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूं कर सकते हैं, ये देखें वही मैं कह रहा हूं ना, इजी किया है। वरना आपने तो सिमेट्रिक के और तरीके भी पढ़े हुए थे, आपने ट्रांसपोज लेने के और तरीके पढ़े हुए थे। अगर वो और तरीके देखने हैं तो लेक्चर 7A, वैसे लेक्चर 7 ही है, लेक्चर 7A, जहां ट्रांसपोज निकालने का मैंने तरीका बताया था। मैंने कहा था ट्रांसपोज निकालने का एक तरीका ये होता है कि ये जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं इनको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, उस तरह करना उस तरह कर लें। मैंने मैट्रिक्स फॉर्म लिख के दिखा दिया है कि यही आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म है, तो इसका मतलब है टेंसर बजाते खुद सिमेट्रिक है। टेंसर तभी सिमेट्रिक होता है अगर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म सिमेट्रिक हो। ये ले, अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ले जी, पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना है, पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना है। अभी तो हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया है, अब पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना है। मेरा ख्याल है वो नाराज है, इधर नहीं कर रहा, कहता अगली स्लाइड पे चलो। चले जाते हैं भाई, क्यों नाराज होता। ये लें जी,
ये मैंने कहा था पॉजिटिव डेफिनेट को देख लें, ये आपका लेक्चर 8 स्लाइड 3 है, उसमें यही करना होता था कि हम कहते थे कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो, टेंसर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, उसी वेक्टर से डॉट लेते थे और ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आता था, ग्रेटर देन जीरो आता था। अब यहाँ पे करके देख लें, ये ए लिखा हुआ है, यू की ये बनती है आपके पास स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन विदाउट समेशन ये बनती है, हालांकि ये समेशन ही है। अब यहाँ पे आपने लगाना है जी टेंसर प्रोडक्ट, यानी इस पे अप्लाई करना है, ये वाला ए ये लिखा हुआ है। जब टेंसर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो आप देख लें टेंसर प्रोडक्ट कहाँ पे किया था, 4B लेक्चर के एंड में शुरू हुआ था, लेक्चर 5 में था। देखिए मैं सारे रेफरेंस दे रहा हूं ताकि मसला ना हो, कहीं रट्टा ना लगाना पड़ जाए। करते क्या थे, इन दोनों का डॉट लेते थे, ये लिया हुआ है, ये NI सेपरेट हो जाता था, लेकिन यहां पे भी तो डॉट हो रहा है ना, तो ये A का डॉट इस NI से होगा, वो ये लिखा हुआ है। फिर सुन लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, जब टेंसर प्रोडक्ट पे लगाएंगे इन दोनों का डॉट हो जाएगा, विच इज दिस वन, ये सेपरेट आउट हो जाएगा, लेकिन इसका डॉट फिर इससे होगा, ये चीज हो गई। अब यहां पे देख लें, व्हाट इज A डॉट NI, ये AI होता है, सच कह रहा हूं। व्हाट इज NI डॉट A, ये AI होता है, सच कह रहा हूं। क्योंकि देखें आप करते थे A डॉट EI, तो AI होता था, यानी कि EI जो आपके पास बेसिस वेक्टर था उसके साथ डॉट करते थे तो ith कंपोनेंट आता था, ये भी तो बेसिस वेक्टर है, अब भी ith कंपोनेंट आएगा, और ये तो आपका लेक्चर 1 है, उसका एंड है, लेक्चर 1 का एंड, तो ये भी AI आ गया, यहां से भी AI आ गया, इसको लिखा जा सकता है AI स्क्वायर। अब यहां पे देख लें, ये अंडर रूट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव था, ये AI स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव तो हो गया, तो ये बन गया पॉजिटिव डेफिनेट। लेकिन अब एक और चीज बता दूं, मैं नहीं चाहता आप कहीं भी कंफ्यूज हो। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कहा था, जब आपने नया नया ये समेशन नोटेशन सीखी थी या डमी इंडेक्स से हेलो हाई की थी, तो मैंने कहा था AI को एक्सपेंड करें, तो वो क्या बना था, वो बना था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मैंने मना किया था उसको AI स्क्वायर नहीं लिखना। याद आ रहा है कुछ? देखिए मैं नहीं चाहता कि ये कहीं कल सर ये कह रहे थे आज ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों लिख दिया, यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे अंडर रूट लेमडा ही साथ लगा हुआ है, अभी भी समेशन हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, ये मतलब है, ये देखें ये लिखा हुआ है ना। अब जरा समेशन खोलें, 1 1 1 ये आ गया, समेशन खोलें 2 2 2, बल्कि खोल दी है, एक बार सबको 1 कर दें विच इज दिस वन, आई को सबको 2 कर दें दिस वन, आई जो सारे हैं इनको 3 कर दें विच इज दिस वन। अब देखें, अब तो A1 इंटू A1 A1 स्क्वायर है ना, अब तो A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर है ना, अब तो A3 इंटू A3 A3 स्क्वायर है ना, तो इसको ये लिखा जा सकता है ना अंडर रूट लेमडा आई ए आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब 1 1 करेंगे तो ये चीज आ जाती है, यहाँ पे जब 2 2 करेंगे तो ये चीज आ जाती है, 3 3 करेंगे तो ये चीज आ जाती है अभी भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। समझाने का मकसद ये था कि यहाँ मैंने ए आई को ए आई स्क्वायर क्यों लिखा है, जबकि मैंने मना किया था लेक्चर नंबर 1 में नहीं करना, क्योंकि अगर ए आई इंटू ए आई स्क्वायर करते हैं तो ए आई स्क्वायर जस्ट वन टर्म है, लेकिन यहाँ पे ए आई समेशन है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लेमडा आई था, समेशन अभी भी बरकरार है। तो उम्मीद है पता लग गया होगा, तो ये हो गया जी पॉजिटिव डेफिनेट, सिमेट्रिक भी हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट भी हो गया। फर्दर वही वाली चीज जो मैंने जुबानी बोली थी यहां पे लिखी हुई है कि अंडर रूट लेमडा 1 पॉजिटिव है, अंडर रूट लेमडा 2 पॉजिटिव है, अंडर रूट लेमडा 3 पॉजिटिव है, क्योंकि सारे पॉजिटिव अंडर रूट्स हैं, यहां पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव अंडर रूट्स हैं। अब क्या रह गया जी, याद करो जी, होर की सी यू दी डिमांड जी, खैर नाल कहंदा सी कि मैं यूनीक हैगा। अच्छा जी चलो वेख देना यूनीक होगा। ओ लेकिन पहले कह रहा है कि ये तो इकरार कर लो कि मैं पॉजिटिव डेफिनेट हूं, मान गए जी, मान गए यू साहब, तुसी पॉजिटिव डेफिनेट हो, क्योंकि हमने यहां से प्रूफ शुरू किया था और ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ गया था, और दिस इज ट्रू फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए, तो डेफिनेटली यू पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर ही है। इतना बड़ा कंसिडर ले जी, यू इसी फॉर्म में था, नहीं जी यूनिकनेस तो बाद में आ रही है, एक और चीज आ रही है, वो कह रहा है जी कि ये जो आपके पास यूज किया है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या है। देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसलिए इजी मैंने किया हुआ है, आप टेंसोरियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो भी किया हुआ है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं। अब यहां पर आप देखें, यू को यू से मल्टीप्लाई करें तो यूज किया आता है, ध्यान से सुने, यू को यू से मल्टीप्लाई करें तो यूज किया आता है, तो यू स्केयर की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो भी यू की मैट्रिक्स फॉर्म को यू की मैट्रिक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। फिर सुन ले, u को u से मल्टीप्लाई करें तो u स्केयर आता है, तो u स्केयर की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, u स्केयर की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो u की मैट्रिक्स फॉर्म को ही u की मैट्रिक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, और u की मैट्रिक्स फॉर्म यही थी ना, और u की मैट्रिक्स फॉर्म तो यही है, अभी हमने इसी लेक्चर में भी देखी थी ये चीज आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन से आ रहे हैं, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं और वो यही वाली बनती है। ठीक हो गया।
ये लिखी हुई है, आगे फिर लिखी हुई है। अगर लीनियर अलजेब्रे का कानून लगाना है, लीनियर अलजेब्रे का कानून लगाना है, तो जब दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही मल्टीप्लाई होती हैं। ये वाली इसके साथ तो लैम्डा 1, ये वाली इसके साथ तो लैम्डा 2, ये वाली इसके साथ तो लैम्डा 3, बाकियों में फर्क नहीं आता। नहीं दिमाग में तो यूं कर लें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस जीरो, यही बनेगा। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस अंडा प्लस दिस अंडा प्लस दिस अंडा अंडा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, यहां से अंडा, यहां से अंडा, यहां से अंडा अंडा। ठीक है जी। इसी तरह से जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो ये सारे जीरो आ जाएंगे। सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट लैम्डा 2 ही अंडर रूट लैम्डा 2 से हिट होकर लैम्डा 2 बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, तो आ गया जीरो। इसको भी देख लें, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अंडा प्लस अंडा प्लस अंडा, लो जी अंडा। इसी तरह से थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, अंडा प्लस अंडा, एल जी अंडा। लेकिन जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो अंडर रूट लैम्डा 3 इंटू अंडर रूट लैम्डा 3 ये बनता है, और ये तो एस की मैट्रिक्स फॉर्म है। लो जी मजा आ गया। इसका मतलब है कि यू का स्क्वायर एस ही है, यू का स्क्वायर एस ही है, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म से कर लिया। ये देख लें, यही था ना एस, तो यही बनती है ना उसकी मैट्रिक्स फॉर्म। यहां पे देख लें 1 1 एंट्री, 2 2 एंट्री, 3 3 एंट्री, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। 1 1 से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बनता है आपके पास। और अब मैंने समेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने यूज किया है विदाउट समेशन कन्वेंशन, या विदाउट समेशन सिंबल, या विदाउट सिग्मा। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। ये तो हो गया। अच्छा जी, तो यहां से एस पता लग गया कि यू स्क्वायर है, या यू स्क्वायर एस के बराबर है, यू का जो स्क्वायर है एस है। ये मैंने किया मैट्रिक्स फॉर्म से। देखिए मैंने इसको इजी करने की कोशिश की है, मैट्रिक्स फॉर्म से तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी स्क्वायर कर सकते हैं, ये किया हुआ है। यू स्क्वायर को लिखा हुआ है यू इंटू यू। एक बार देखें आई यूज कर लें, एक बार जे यूज कर लें, क्योंकि यहां तो सारी समेशन है, लेकिन यहाँ पे आई 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 होगा तो फिर कहेंगे जी अच्छा जी ये वाले जो आई हैं और ये वाले आई, इनकी आपस में समेशन नहीं है, वो होगा कंफ्यूज, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ। अंडर रूट लैम्डा आई ये लिखा हुआ है, अंडर रूट लैम्डा जे ये लिखा हुआ है। इसी तरह से अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी एक टेंसर प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी टेंसर प्रोडक्ट है, और ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 9, टेंसर प्रोडक्ट का टेंसर प्रोडक्ट से हिट होता है। अभी भी जो साथ वाले दो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ये पहले वाले का और लास्ट वाले का टेंसर प्रोडक्ट हो जाता है। फिर सुन लें, साथ वाले दो का डॉट प्रोडक्ट होता है, पहले वाले का लास्ट वाले का टेंसर प्रोडक्ट हो जाता है। ये क्रॉनिकल डेल्टा है, क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल थे। जब इनकी इंडिसेस सेम होते हैं तो 1, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर आता है और लेंथ इन सबकी 1 है, और क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, इंडिसेस डिफरेंट होते हैं तो 0। ये बन जाता है जी क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा है तो बेशक जे को आई कर दें या आई को जे कर दें। यहाँ पे जे को आई किया हुआ है, इस जे को आई करेंगे तो इस जे को भी आई करेंगे। अब ये ध्यान से देखें क्या चीज आ गई, अंडर रूट लैम्डा आई इंटू अंडर रूट लैम्डा आई, ये तो लैम्डा ही हो गया, और ये ऐसी तो है, ये भी तरीका है, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये जरा टफ है, थोड़ा सा टफ है। समझ तो इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा, इसलिए मैट्रिक्स तो डायरेक्ट बता रही है कि यू का स्क्वायर जो है एस है। लेकिन जी यू की कितनी डिमांड्स थी, इसने कहा था जी कि मैं सिमेट्रिक हूँ, हमने कर दिया हाँ जी आप हो, उसका ट्रांसपोज हो खुद था। उसने कहा जी मैं पॉजिटिव डेफिनेट हूँ, हमने कहा जी आप हो। उसने कहा मेरा स्क्वायर करो ऐसा आएगा, वो भी हो गया। अब क्या रह गया, यूनिकनेस। ओला है वो तो कहता मैं हूं ही यूनिक, लेकिन कुछ पता तो लगे कैसे, वो तो कहता मैं हूं ही यूनिक। देखिए असल चीज है कि उसका स्क्वायर करने से ऐसा आ रहा है। अब हम कोई और टेंसर ढूंढते हैं उसका स्क्वायर करने से भी ऐसा आ जाए, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं। अब देख लें, अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा दें हम, माइनस अंडर रूट लैम्डा 1 माइनस अंडर रूट लैम्डा 2 माइनस अंडर रूट लैम्डा 3, और इसी मैट्रिक्स को इसी से हिट करें। अब वही कानून लगा लें कि ये जी के डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो डायगोनल एंट्रीज ही आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 1 तो आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 2 तो आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 3 तो आ गया। ओए होए, इसको भी तो इसी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको भी तो स्क्वायर किया तो ऐसा आ गया। आप क्या करें, फंस गए। नहीं, वो कहता है यू इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन भाई बताओ भी ना, मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ चाहिए, मैंने रटे नहीं लगाने। वो कहता है यू इसके बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, क्यों पर बता दूं, क्या याद करके बता ही देता हूं। भाई यू पॉजिटिव डेफिनेट है, उसकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव कहां से हो गई, नहीं पता लगा। यू पॉजिटिव डेफिनेट है, उसकी आइगन वैल्यूज नेगेटिव कहां से हो गई, देखा, यू तो पॉजिटिव डेफिनेट है। सो नेगेटिव आइगन वैल्यूज ऑफ यू
माइनस अंडर रूट लैम्डा 1 माइनस अंडर रूट लैम्डा 2 माइनस अंडर रूट लैम्डा 3 आर नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकती। वरना यहां पे देख लें, इसका भी स्क्वायर करने से ऐसा आ गया था, लेकिन ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती, यू पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इसका मतलब है यू सब यूनिक ही है। ये प्लस साइन के साथ जब आएगा वही बनता है यू। जब ये प्लस साइन यानी कि अंडर रूट लैम्डा 1 अंडर रूट लैम्डा 2 अंडर रूट लैम्डा 3 जब आइगन वैल्यूज होंगी वही यू बनता है। माइनस वाली आइगन वैल्यू जो है वो यू की बनती नहीं, क्योंकि यू पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब यूनिक है। तो ये देख लें, कई तरीकों से किया हुआ है, रिसर्च पेपर भी इस पे लिखे गए, मैंने ये सिंपल तरीके से बता दिया कि यूनिक है। और यूनिक का ये होता है, वैसे तो मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड तरीका होता है कि दो चीजें अस्यूम करें और बताएं दोनों सेम है। हमने कहा कि कोई और ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर करने से यहाँ पे आपके पास एस आ जाए, इसका स्क्वायर करने से भी आ रहा है, या यहाँ पे देख लें ये जो टेंसर है वट एवर दैट इज, इसका स्क्वायर करने से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट का खाता खत्म हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट जो होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिव आ गई। उम्मीद है पता लग गया होगा। This completes the proof of square root theorem. तालियां 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 तालियां। नहीं, उसने कहा सर मैं खुश हो गया। तालियां की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया। उम्मीद है आप भी इसी तरह खुश हो रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। हैप्पी एंडिंग आज तो बनती है भाई। मैं खुद बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने अपना लेक्चर चेंज किया है और खुद भी सीखा है, और यही मैं चाहता हूं आप भी सीखें। तो लें जी, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 15 भी। ओवरऑल आपका लेक्चर 15 ही एंड हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 16A में। अल्लाह हाफिज।